नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अपना पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं की आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। और प्रश्नावली 1.2 को पूरा इसी कक्षा में हम करेंगे खत्म। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपना देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है प्रश्नावली 1.2 का, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि इस सवालों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, हल किया जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे माना की है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे सवालों में मान लेते हैं इसने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का बोला है तो हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम कह देंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने कह लिया भाई, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जहां पे p व q क्या हो जाएगी, अपनी सह अभाज्य संख्याएं। तो लिख देंगे जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ नीचे भाग का q है वो इधर आएगा तो गुणा में। तो यहाँ हम कह देंगे कि भाई √5 गुणा q बराबर है p के। अच्छा, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि भाई p व q के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सिर्फ एक ही है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तब संख्या p व q सहअभाज्य है। आगे बात समझ में। अब हमने यहाँ पे क्या किया, q को इधर गुणा कर दिया तो √5 गुणा q बराबर p। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग। तो हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे। √5 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, इस प्रकार। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमें पता है √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 खुद, और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर है p स्क्वायर के। अब अगर हम बात करें तो 5q² के गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि जो 5 है वो p² को विभाजित करता है। आई बात समझ में, कुछ याद आया प्रमेय 1.2। तो प्रमेय 1.2 के हिसाब से सबसे पहले तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात लिख देंगे 5p² को विभाजित करता है। तो 5p² को विभाजित करता है तो कौन सी प्रमेय, प्रमेय 1.2 से। तो प्रमेय 1.2 से हम क्या कह देंगे, 5p को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल 5p को भी विभाजित करेगा। तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 5p को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब जो p है वो 5 का गुणज है। 5, 10, 15, 20, 25 यानी इस प्रकार की कोई संख्या जिसमें 5 का भाग जाएगा, और 5 का भाग जाएगा इसका मतलब वो संख्या 5 का कोई गुणज है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः जो अपनी p है ना वो बराबर है 5 गुणा r के। और जहां r क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो लिख देंगे जहां r एक पूर्णांक है, जहां r एक पूर्णांक है। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा कि जो p का मान है वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिख देंगे कि p का मान, है ना, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो p का मान रखेंगे तो इधर अपने पास है 5q², तो यहाँ लिख देंगे 5q² बराबर p का मान रखेंगे यहाँ तो 5r का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 5q² का, तो 5q², यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25r²। ठीक है यहाँ तक। अब 5 का भाग 25 में 5 बार, तो इसका मतलब हो गया q² बराबर है 5r² के। अब देखो जो 5 है वो r² के गुणा में है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई जो 5 है वो q² को विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे अर्थात 5 q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो कौन से प्रमेय से, प्रमेय 1.2 से। तो प्रमेय 1.2 से क्या लिख देंगे कि जो 5 है वो q को भी विभाजित करेगा, है ना। तो भाई ये q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई 5 p को भी विभाजित करता है, 5 q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि p और q का यहाँ पे एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 है। भाई कम से कम ये तो पता चला कि 5 है। तो हम लिख देंगे अतः, अतः हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः p व q का कम से कम, p व q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो भाई कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ये हमने कह दिया। ठीक है, तो कम से कम कौन सा आया, 5। अब ये इस विरोधाभास है, ये जो है ये कथन इस बात का विरोधाभास है, किस बात का, कि p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। भाई सहअभाज्य में सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम ये कह देंगे कि यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है तथ्य का, तथ्य का कि p व q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है ना। भाई इस बात का तो विरोधाभास हो गया ना कि भाई p व q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब आप सोचोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, अरे बेटा जब p व q सहअभाज्य संख्या तो इसका मतलब यही होता है कि भाई p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कौन है, एक है। अब इस बात का विरोधाभास आ गया ना कि भाई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम एक 5 है। तो ये विरोधाभास किस कारण से आया, हमारी कल्पना के कारण। यानी हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है, वो गलत है। तो यानी हमने क्या कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये त्रुटिपूर्ण है। सही बात क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी
त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण के कारण उत्पन्न हुआ हुआ अतः अतः हम क्या लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है और ये इस प्रकार से हो गया अपना सिद्ध। आगे बात समझ में, और अच्छे से समझने के लिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं भाई क्या कहता है। दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि हम इसको मान लेंगे, हम कह देंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसे कहेंगे कि भाई माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम 3 + 2√5 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं भाई p/q के रूप में, जहां p व q पूर्णांक है और q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। हम लिख देंगे जहां p व q पूर्णांक है और q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे जो ये प्लस का 3 है इसको उस तरफ भेज देता हूँ, तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2√5 बराबर p/q माइनस का 3। ठीक है, अब ये जो गुणा का 2 है ना उसको उधर भाग में भेज देता हूँ, तो भाग में भेजूंगा तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर 1/2 p/q माइनस का 3, इस प्रकार। ठीक है, अब q का एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा √5 बराबर 1/2 एलसीएम आ गया इसका q का q में भाग एक बार और एक को p से गुणा किया तो p माइनस यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा q। अब जब इसको पूरी तरह सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, √5 बराबर p-3q/2q। अब यहाँ पे अगर हम देखें p, q, 2 और 3 ये सब पूर्णांक है ना। कौन कौन पूर्णांक है भाई, p, q, 2, 3 ये सब पूर्णांक है, तो इसका मतलब p - 3q/2q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों बराबर है। पर हम जानते हैं, अभी हमने देखा है, क्या सोल्व किया था हमने, अभी हमने देखा था पीछे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है। बस इसी प्रकार सोल्व करना है इसको, तो इसके आगे हम लिखते हैं बात को। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p, q 3 और 2 पूर्णांक है, अतः p - 3q/2q। क्या, p - 3q/2q ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या कह देंगे, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है ना यहाँ पे, तो ये तो क्या है, ये विरोधाभास है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास
विरोधाभास है तथ्य का तथ्य का तथ्य का कि किस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका क्या है भाई, विरोधाभास है। ठीक है, और ये विरोधाभास किस कारण से है? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण से। तो यहाँ लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो हम क्या लिख देंगे, अतः हम लिख देंगे अतः अब अतः हमारी संख्या थी 3 + 2 √5, तो अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये बात है। आगे बात समझ में किस तरह करना है भाई। इस तरह के सवाल तो आते हैं ना, वो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा लिखना नहीं होता और आराम से हो जाते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं, अपना तीसरा सवाल का पहला कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसमें पहला है 1/√2। तो भाई सिद्ध करने का वही पहला क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए, कि भाई माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो हम इसको 1/√2 को कैसे लिख देंगे, भाई लिख देंगे p/q के रूप में। बिल्कुल सर, p/q के रूप में लिख देंगे। और जहां क्या लिख देंगे, जहां p व q सहअभाज्य संख्या है, p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य संख्याएं, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक खुद होगा, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी q1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ q आ जाएगा, और √2 इधर p के पास जाएगा तो √2p हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करवाएंगे। तो हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा भाई, इधर तो q² हो जाएगा, इधर √2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा q² और यहाँ हो जाएगा √2p का होल स्क्वायर। अब q² का तो q² आ जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर तो 2 और p का स्क्वायर p² हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। और यहां से मैं ये कह दूं कि जो 2 है इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो इसका मतलब जो q² है वो किससे विभाजित है, 2 से। तो हम यहाँ लिख देंगे 2q² को विभाजित करता है, करता है 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, कारण प्रमेय 1.2 तो करता है। तो प्रमेय 1.2 से हम यहाँ क्या कह देंगे, प्रमेय 1.2 से 2q को भी विभाजित करेगा, है ना।
अब विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो Q है वो 2 का गुणज है, और 2 का गुणज है तो हम इसको क्या लिख देंगे, Q बराबर 2R। और जहां R क्या है, जहां R पूर्णांक है, वेरी गुड, जहां R पूर्णांक है। अब ये R का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में, Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिख देंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे। भाई Q का मान कितना है, 2R, यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं। तो जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2P स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और R का स्क्वायर R स्क्वायर ही हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे R स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अब देखो 2 का 4 में 2 बार, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 2R स्क्वायर के गुणा में इधर जाएगा तो P स्क्वायर में विभाजित करेगा, तो यानी यहां से हम क्या कह देंगे, यहां से हम कह देंगे कि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.2 से, तो प्रमेय 1.2 से 2P को भी क्या करेगा भाई, विभाजित करेगा। तो प्रमेय 1.2 से 2P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P और Q दोनों को कौन विभाजित कर रहा है, 2। तो अतः हम यहाँ क्या कह देंगे, हम कह देंगे अतः P व Q के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः P व Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। भाई कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है यहाँ पे। पर हमें पता है ये तो विरोधाभास है। किस चीज का विरोधाभास है कि भाई P व Q सहअभाज्य संख्या है, और P व Q सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो सकता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे कि यह विरोधाभास है, तथ्य का किस तथ्य का, कि P व Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, तो भाई केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, एक है, इस बात का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास किस कारण से आया, ये कारण आया अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के। ठीक है, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अब भाई हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, हमने कल्पना ये की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि अब सच क्या हो जाएगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आ गई बात समझ में अच्छे से? अगले सवाल पे बढ़े। अपना अगला सवाल कहता है 7√5। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे? वही बात, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह देंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो बड़ा ही आसान है भाई, ऐसे सवाल तो बहुत आसान से हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 7√5 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा p बटा q के रूप में, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है, और q क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो जहाँ p व q, यहाँ p व q पूर्णांक है तथा q किसके बराबर नहीं है भाई? जीरो के बराबर नहीं है। आगे बात समझ में अच्छे से कि भाई जीरो के बराबर नहीं है, p व q पूर्णांक है। ठीक है सर। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे? ये गुणा का 7 है, इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ लिख देंगे √5 बराबर हो जाएगा p बटा 7q। अब यहाँ से देखो, p पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब 7 p बटा 7q परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √5 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। पर क्या √5 सच में परिमेय है? नहीं, ये तो अपरिमेय है। और यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण कि भाई 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ हम क्या कह देंगे कि भाई p, q और 7 पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः अतः यहां से लिख देंगे p बटा 7q, अतः p बटा 7q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये सोचो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली भी तो परिमेय होगी। तो p बटा 7q परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए √5 एक √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बट ये तो क्या है भाई? विरोधाभास है। विरोधाभास है किस तथ्य का? क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है इस तथ्य का, इस तथ्य का कि √5 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या है। अब ये विरोधाभास किस कारण से उत्पन्न हुआ? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। तो हम लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी हमारी त्रुटिपूर्ण हमारी त्रुटिपूर्ण पूर्ण कल्पना हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है? तो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अब त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, तो हम क्या लिख देंगे? अतः हम लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई बात समझ में आ गई कैसे हमने इसको सिद्ध किया? इस प्रकार के सवाल सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल हमसे क्या कहता है कि भाई 6 प्लस √2 को सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है। इसको सबसे पहले तो हम मान लेंगे, कह देंगे माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 6 प्लस अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। और जहां पी व क्यू पूर्णांक है और क्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे जहां पी व क्यू पूर्णांक है और क्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस का 6। अब p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इसका मतलब p बटा क्यू माइनस 6 परिमेय हो गया। तो हम लिख देंगे p कोमा क्यू और 6 क्या है, 6 पूर्णांक है, अतः p बटा क्यू माइनस 6 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए अंडर रूट में 2, इसलिए अंडर रूट 2 क्या हो गई, इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि भाई ये इसके बराबर है ना, p बटा क्यू माइनस 6 के ये परिमेय है, तो इसके बराबर वाली संख्या परिमेय होगी। बट हमें पता है कि भाई अंडर रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। तो ये परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ है इस तथ्य का, तो लिख देंगे, तो यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास है तथ्य का, कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये इसका विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका विरोधाभास किस कारण से उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न हुआ हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। तो यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, अतः हम क्या कह देंगे, अतः हम कह देंगे कि भाई 6 प्लस अंडर रूट 2 है ना, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ अपनी यह प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है और ये चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।